कर्मचारियों को भारी नुकसान। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों के साथ आजकल जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। पंजाब पे कमीशन की तीसरी ऑप्शन के नाम पर लगातार लटकाया जा रहा है। अब ये तीसरा ऑप्शन क्या है पता ही नहीं है। उधर राइडर के कारण कर्मचारियों को करारी चपत लग रही है। क्या और कैसे घाटा हो रहा है कर्मचारियों को, हम पहाड़ी में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के पे स्केल पर पॉलिटिक्स, अब देखते हैं कैसे जी राजेश। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिमाचल सरकार, हमें पता है कि अब बजट आने वाला है हमारा जल्द ही, है ना जी, अगले महीने, तो उस पर बड़ी अब चाहे सरकार है चाहे अफसर हैं बड़े बड़े, वो उस बजट को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि दूसरी तरफ कर्मचारी जो है अपनी मांगे नई से नई मांग सामने आ रही है कर्मचारियों की, अभी भी क्या लगता है बजट से पहले कुछ होगा कर्मचारियों के लिए? देखिए, अभी बजट सत्र की आपने बात की, 23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च को हिमाचल का बजट आएगा। सरकार बिजी है, कर्मचारी भी बिजी है। सरकार इसलिए बिजी है कि बजट की ड्राफ्टिंग पे एक तरह से तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई हैं। कर्मचारी इसलिए बिजी हैं कि कर्मचारी जिस ऑप्शन की तलाश में है, जिस अपने पे स्केल की विसंगति को दूर करने के लिए कर्मचारी जो दबाव लगातार बना रहे हैं, वो दबाव किस हद तक, कहां तक पहुंचा है, किन परिस्थितियों में वो दबाव काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी इसको टटोलने में आजकल व्यस्त हो गए हैं। 15 फरवरी का वक्त एक तरह से सरकार ने दिया है। 15 फरवरी तक कर्मचारियों को नए पे कमीशन में ऑप्शन देनी होगी कि वो उनको उसमें पे में कौन सा मैट्रिक्स या कौन सा फार्मूला वो चाहते हैं। 15 फरवरी तक लिहाजा ये व्यस्त बहुत ये शेड्यूल होने वाला है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कल से राजधानी शिमला में होंगे। तो तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ तमाम कर्मचारी बिजी हैं, व्यस्त हैं, और अभी बजट की तो चर्चा हो ही नहीं रही अग्निहोत्री जी, अगर कर्मचारियों के लिहाज से हम देखते हैं। नहीं, हम जनरल बजट की बात कर रहे हैं, कर्मचारी तो चलिए उसमें फैक्टर होगा जी। राजेश, आपने अभी तीसरी ऑप्शन की बात की पे कमीशन में, दो मैट्रिक्स तो दिए हुए हैं, 2.25 और 2.59, 15% मांग रहे थे, अभी तक नहीं मिला है। बीच में 11% की भी बात उठी, तो सरकार भी शायद कंफ्यूज हो रही है कि कर्मचारी चाहते क्या हैं। अच्छा राजेश, तो लगता क्या है आपको, हो जाएगा या फरवरी महीने की तनख्वाह पहली मार्च को फिर से 5th पे कमीशन पे मिलेगी? नए पे कमीशन की तनख्वाह अगले महीने भी कहीं दूर तो नहीं रहेगी कर्मचारियों से? अगर हम पंजाब के फार्मूले को, जिस फार्मूले को कर्मचारी अपनाने के लिए सरकार पे लगातार दबाव बना रहे थे, वो था 2.25 और 2.59 का फैक्टर तो पहले ही अपना लिया गया था। अब बात थी तीसरी ऑप्शन की, तो पंजाब की ऑप्शन थी 15% की मतलब सीधी बढ़ोतरी की। अब हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में ये बात है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है अग्निहोत्री जी कि क्या ये 15% वाला ही विकल्प वहां लागू हुआ है या 11% वाला विकल्प वहां लागू हुआ है। इस पे क्लियरिटी अभी कोई आई नहीं है कि किस तरह की स्पष्टता इस पे है नहीं कि ऑप्शन ये दरअसल है क्या। अब कर्मचारियों को 15 फरवरी तक ये ऑप्शन देनी है। बड़ी बात यह है कि इसी हफ्ते ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक, ये शनिवार तक ये चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी कि ये ऑप्शन है क्या। कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे हैं, सरकार के एंड पे क्लियर होनी है, 15 फरवरी तक तो आपको करना है फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने कहा कि सैलरी मिलेगी, सैलरी तभी मिलेगी, उन्हीं परिस्थितियों में मिल पाएगी अगर सभी कर्मचारी 15 फरवरी तक अपनी ऑप्शन सरकार के सामने रखते हैं, तो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज और है कि जो कर्मचारी 15 फरवरी तक वो ऑप्शन नहीं रखेंगे, उनकी हाँ फिर मान ली जाएगी, फिर उन पे तो वो फैक्टर, जो भी फैक्टर इसमें बनेगा वो अप्लाई सरकार कर देगी। तो 15 फरवरी तक का वक्त मुकर्रर है सैलरी के लिए एक लिहाज से, क्योंकि महीना भी छोटा होता है फरवरी का। तो इसीलिए अब कर्मचारी भी थोड़ा सा बेचैन है, क्योंकि ये जो क्रूशियल मोमेंट जो शुरू होने वाले हैं, ये सोमवार से लेकर शनिवार तक का ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में ये तय हो जाएगा कि वो 15% वाली ऑप्शन है, 11% वाली ऑप्शन है, या सरकार कुछ और विकल्प दे रही है जिसको कर्मचारी मांग रहे हैं। जी राजेश, आपके कहने का अर्थ है कि अब फाइनली होगा, तीसरा विकल्प मिलेगा तो जरूर, लेकिन अब जो सरकार दे देगी ना, बिल्कुल वही रहेगा। 15 तो आपके पास फिर आगे नेगोशिएशन का वक्त नहीं बचेगा, आपको 15 तक देने होगा। आपके कहने का अर्थ है कि मार्च में जो सैलरी मिलेगी फरवरी महीने की एम्प्लॉइज को, वो नए पे कमीशन के आधार पे होगी। चलिए देख लेते हैं। हालांकि बहुत से वर्ग फिर भी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर मिल भी जाएगी तो उनको फायदा तो होगा नहीं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा राजेश, ऐसे कौन से वर्ग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर जो मौजूदा व्यवस्था बनाई गई है
अगर उसके हिसाब से भी चाहे कोई भी मैट्रिक्स मिले उनको फायदा नहीं होने वाला है। कौन से वर्ग है ये जरा? जी देखिए, इसमें सीधे तौर पे क्लर्क एक बहुत बड़ा लिपिक का वर्ग है जिसको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। जेबीटी शिक्षक हैं जिनको सीधे तौर पे फायदा नजर नहीं आ रहा है, वो दबाव लगातार सरकार के ऊपर बना रहे हैं। कोई कई और वर्ग हैं जो ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि हमें इससे तो घाटा हो रहा है। जो नया पे 2017 के जो है जिनको राइडर लगा हुआ था वो सरकार ने किया है। तो ये दो बड़े वर्ग हैं जो सीधे तौर पे इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं। और अगर हम एक क्लर्क की या लिपिक वर्ग की बात कर लेते हैं तो एक क्लर्क को करीब 4,500 से लेके और एक जेबीटी को 6,700 रुपए का घाटा इस जो नया पे कमीशन है इसमें हो रहा है। तो वो तो सीधे तौर पे मुकर हो गए कर्मचारी। वही सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि विकल्प देखिए, विकल्प टटोलिए, आप किन परिस्थितियों में क्या कर्मचारियों के हित में करने जा रहे हैं। जी बड़ी बात है। क्लरिकल जो स्टाफ है सभी विभागों में, क्लर्क एक ऐसा वर्ग है जो हर विभाग में होता है। हर विभाग के कागज पत्र या बाकी चीजें जो संभाली जाती हैं वो क्लरिकल स्टाफ ही संभालता है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि उनका तो कोई पैसा ही नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए 6 पे कमीशन नाम का है, 5th वाला हिसाब रहने वाला है। तो सरकार अब क्या देखेगी इसमें? या जेबीटी टीचर्स को इतना नुकसान होने जा रहा है वो भी। अच्छा राजेश, टीजीटी वर्ग जो है इन्होंने तो आज डिमांड उठा दी है सरकार से सीधे सीधे, और इन्होंने कंपैरिजन किया है अपना और स्कूल लेक्चरर्स का कि पहले गैप कितना होता था और अब नए पे स्केल में इतना ह्यूज गैप बन गया है कि आगे चल के तो बहुत खाई बहुत ही बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, क्या इसमें क्या है? बिल्कुल, जो टीजीटी है उनका और जो प्रवक्ता है इनका केस बड़ा जटिल एक तरह से हो गया है। मसला वही है कि विसंगति एक तरह से दूर हो नहीं रही है, लगातार ये खाई उनकी पे स्केल में बढ़ती जा रही है। ये मसला कहां से शुरू हुआ अग्निहोत्री जी? दरअसल 2012 का जो संशोधन हुआ था टीजीटी और सीधे तौर पे प्रवक्ता का, तो पे बैंड था 10,300 और 34,800 रुपए। टीजीटी की जो ग्रेड पे थी वो थी 5,000 रुपए और प्रवक्ता की ग्रेड पे थी 5400 यानी 5,400 रुपए। अब हुआ क्या, मगर नया जो वेतन आयोग जो आया है उसमें 400 रुपए के फासले का को जो है वो मूल वेतन में सीधे तौर पे अगर हम कहें तो ये जोड़ दिया गया है और मूल वेतन में ही 4,900 रुपए ये मासिक कर दिया गया है। यहाँ से ये आप स्कूल लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से ये डिस्पैरिटी एक्चुअली पैदा हो गई है। 2009 की बात कर लेते हैं। टीजीटी को 2009 में 3600 ग्रेड पे थी और जो प्रवक्ता को 4200 रुपए ग्रेड पे थी। तो लगातार ये फासला इनका बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कमीशन आने तक तो कोई 10,000 का फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि अगर आरंभिक वेतन 2009 का जो टीजीटी कह रहे हैं कि आरंभिक वेतन आप हमारा देख लीजिए 2009 में बिल्कुल टीजीटी का आरंभिक वेतन था 18,450 रुपए और जो प्रवक्ता थे, लेक्चरर थे, उनका आरंभिक वेतन बनता है 20,300 रुपए। यानी कि जो गैप था वो 1,850 रुपए का गैप था। आज वर्तमान दौर में देख लीजिए 4,500 रुपए का बेसिक पे गैप हो गया पैदा। ये तो ये सीधे तौर पे कह रहे हैं तो ये जो विसंगति पैदा हुई है, क्योंकि आने वाले दौर में अगर इसको आज करेक्ट नहीं करते हैं तो आने वाले दौर में ये लगातार ये खाई और ज्यादा इनकी सैलरी में बढ़ती जाएगी। इसीलिए इन्होंने मोर्चा आज खोल दिया कि ये कह रहे हैं कि करेक्शन तो करिए साहब। 2009 की परिस्थितियों को भी देख लीजिए, 2012 की भी देखिए और 2022 की परिस्थितियों को भी टटोल लीजिए। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने और ये समझा जा सकता है। अच्छा, ये सवाल अलग है कि ये ऐसा होता क्यों है, कोई देखता नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने आप ही चीजें होती जा रही हैं। जहां ठीक है, जिसने आवाज उठा दी उसकी ठीक है, जिसको पता लग गया ठीक है। अगर नहीं लगे मान लीजिए इस चीज का पता, आज टीजीटी ने आवाज उठाई है तो अगर मान लीजिए पता नहीं लगता तो कहां जाती है बात, मतलब हो गया होता, आप भी पता नहीं क्या होगा। अच्छा राजेश, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पे जी अगर हम कर्मचारियों के एक और मुद्दे की बात कर लें, बिल्कुल उस पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज सेट है, अब तो बड़ा रिलैक्स भी कर दिया है ना जेबीटीज या सीएनवी टीचर्स जो है उनके लिए। पर राजेश, अभी भी ये बोला जा रहा है कि नियमों का लाभ नहीं मिल रहा है। आज आवाज उठी है इस इश्यू पर भी कर्मचारियों की ओर से, मामला क्या है? बिल्कुल देखिए, 45,000 कर्मचारियों को सरकार ने एक तरह से प्रचारित किया था कि बड़ी राहत की उनकी बात कर दी थी, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की पॉलिसी में संशोधन उनके लिए किया गया था। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता को अगर हम देखते हैं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर जो पॉलिसी बनाई गई है, इसमें जब कोई आवेदक जब लाभ ले लेता है तो उसकी सीनियरिटी खत्म कर दी है। तो वहां से सवाल अब पैदा हो गया है। आज इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी जो आपने बनाई है उस क्योंकि उसमें देखिए जेबीटी और सीएंडबी हैं, 3 साल से ज्यादा समय इनको होता हुआ कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, लेकिन रेगुलर
रेगुलर अभी हो नहीं पाए। कुछ जिले हैं जिसमें मंडी है, कुल्लू है, बिलासपुर है, सिरमौर उसमें आ रहा है, सोलन उसमें है, यहाँ सीधे तौर पे ये रेगुलर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने सवाल इस पे खड़े कर दिए हैं। अब ये 45,000 शिक्षकों की नफरी है जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही अग्निहोत्री जी की जब आपकी सीनियोरिटी खत्म हो जाएगी तो लाभ फिर किन परिस्थितियों में मिलेगा, उस पॉलिसी का लाभ किसको होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जी राजेश, चलिए ये मान भी लेते हैं कि अगर सरकार ने पहले से बोल रखा है कि जब भी आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर लेंगे तो आपकी सीनियरिटी जो है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि कुछ जिलों में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक रेगुलर सर्विस में लिया जा रहा है, कुछ में नहीं लिया जा रहा है। एक ही विभाग है, बिल्कुल एक ही प्रदेश है, ये कुछ बात हजम नहीं हुई और ये बड़े दिनों से बात उठ रही है। इसीलिए इन्होंने मोर्चा सीधे तौर पे खोल दिया है। नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से तुरंत चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन चाहिए थे, ऑर्डर चाहिए थे। मतलब ये इंबैलेंस पता नहीं क्यों बना हुआ है, बड़ी हैरानी की बात है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, कई दिनों से ये चला हुआ है। जी, विभाग की कार्यप्रणाली पे इन्होंने सीधे तौर पे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी 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 राजेश, अच्छा ये तो हमने ये कुछ वर्गों की बात की, और कौन से वर्ग है राजेश जो सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि हमारा सबसे बड़ी टकटकी तो नेशनल पेंशन स्कीम के कर्मचारी 1.25 लाख के करीब कर्मचारी हैं, उसमें तो चलिए मुख्यमंत्री की बहाली की उम्मीद थी और उस वक्त तक उम्मीद थी जब सरकार ने कमेटी की अधिसूचना एक तरह से जारी कर दी। बहुत कठिन है। अब अगर पिछले कल और पिछले 2 दिन का प्रदेश भर का घटनाक्रम आप देख लेते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तरह से चाहे पश्चिम बंगाल को उन्होंने कोट किया हो, चाहे उन्होंने पंजाब को कोट किया हो, चाहे उन्होंने समूचे देश की उन्होंने बात की कि कोई भी राज्य इस स्थिति में नहीं है कि आज के दौर में वो ओपीएस को बहाल कर सके। वो टकटकी तो एनपीएस के कर्मचारी तमाम कर्मचारी लगाते बैठे, समझ गए। बिल्कुल। अब आज उन्होंने आज सोशल मीडिया पे उन्होंने उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर का एक इंटरव्यू पोस्ट कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी, ये जवाब उन्होंने भी नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि ओपीएस पे जो नेतागण हैं ये व्यक्तिगत तौर पर सहमत हैं जी कि ये होनी ही चाहिए। कई ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं ने या विपक्ष के भी कई नेताओं ने ये कहा है कि होनी चाहिए, लेकिन खुल के सरेआम नहीं बोल सकते क्योंकि एक पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर मान लीजिए पक्ष के लोग बोलते हैं तो लोग गले पड़ेंगे, अगर विपक्ष के बोलते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि अब आप लागू करिए, जबकि ये केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है। अगर राज्य कहीं देने लग पड़ता है तो मौजूदा व्यवस्था में जो व्यवस्था बनी हुई है केंद्र जो है वो राज्यों का धन रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि मैचिंग ग्रांट तो स्टेट को भी देनी पड़ेगी, और जब धन पेंशन में ज्यादा जाएगा तो जो वहां से योजना या परियोजना आएगी उसके पास, उसके लिए आपके पास मैचिंग ग्रांट होगी नहीं। तो थोड़ा सा ये केंद्र के हाथ में जरा ज्यादा है ये मसला, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, केंद्र के हाथ में सीधे तौर पे है, लेकिन इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए होता है। जी बिल्कुल सही है, स्टेट मैटर है। इस मसले में अगर हिमाचल की हम बात कर लेते हैं, हम पूरे देश को छोड़ देते हैं, हिमाचल में आप देखिए इस मसले पे जम के पॉलिटिक्स हो रही है। अगर विधानसभा के शीत सत्र के दौरान आप देखिए धर्मशाला में आक्रोश को शांत करने की ही सरकार की अगर मंशा थी और ओपीएस की कमेटी के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई, तो इससे बड़ी पॉलिटिक्स और क्या होगी? कर्मचारी गुस्से को एक तरह से उन्होंने शांत कर दिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सरकार ने एक शॉट से उनके गुस्से को शांत कर दिया। अब शिमला की बारी, अगर ओपीएस के जितनी भी लड़ाई कर्मचारी लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब हम शिमला में बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन करेंगे, तो प्रदर्शन इस पे चलते रहेंगे। विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया, विपक्ष कह रहा है कि हम तो चाहते हैं, पर मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट ने तो फंसा रखा है वैसे भी। लेकिन बड़ी बात यह कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये ओपीएस प्रदेश में एकदम से बंद कर दी गई थी। एनपीएस के सिस्टम को हिमाचल लागू करने वाला संभवतः पहला प्रदेश था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। ये अलग बात है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे। बिल्कुल, कांग्रेस ने तब क्यों नहीं सवाल उठाया कि इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा? सीधे तौर पे पॉलिटिक्स हो रही है। सरकार के एंड पे देख लीजिए, विपक्ष के एंड पे देख लीजिए, ये चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राजेश ये ठीक है, इसमें चलिए इससे पहले कि मैं कर्मचारी नेताओं की भूमिका पर आऊं, हिमाचल के कर्मचारी नेताओं की एक और सवाल है। अच्छा, पुलिस पे बैंड, करुणामूलक, एनएचएम, वोकेशनल टीचर्स, एसएमसी, पंचायत चौकीदार, पंचायत वेटरनरी सहायक, बहुत सारे लोग हैं जो देखिए ये बड़े टकटकी हम बार बार कह रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे। मैं तो ये कहूंगा कि बजट में कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। खैर अब एक वर्ग तो मैं और छोड़ गया आपके लिए, वो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बहुत ज्यादा हजारों कर्मचारी हैं। बिल्कुल, तो अब ले दे के बजट की ओर ही उम्मीद है टिकी है सबकी। इनका तो नहीं लगता है कि इन सारे मसलों का हल बजट से पहले कहीं होने वाला है। आपके पास क्या? बिल्कुल सही है। देखिए हम शुरुआत इनका सिलसिलेवार चर्चा करेंगे जल्दी से, क्योंकि वक्त आज सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के दौरे पे थलौट में, वहां उनसे पंप ऑपरेटर मिले हैं जल शक्ति विभाग के। थोड़ा सा जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि एक पंप ऑपरेटर ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपना शेयर किया था अग्निहोत्री जी, जिसमें बर्फ से पूरा पहाड़ जो लकदक था जहां से वो उन्होंने सप्लाई एक तरह से पानी की बहाल की थी, वो जब सोशल मीडिया पे वीडियो आया था तो वहां से प्रतिक्रिया चल पड़ी थी। पंप ऑपरेटर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज मिले हैं, उन्होंने सीधे तौर पे जो सरकार के सामने नीति बनाने की बात कही है, वेतनमान की बात कही है। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर हैं जी, 4,600 रुपए पे प्रदेश भर में सेवाएं दे रहे हैं। जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं 3,600 रुपए में जल शक्ति विभाग में ये सीधे तौर पे सेवाएं दे रहे हैं। अनुबंध पे लाने की सरकार से लगातार मांग करते रहे, रेगुलर पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6 घंटे के लिए हमारी तैनाती हुई थी, वर्तमान दौर में 8 से 10 घंटे हमारे से काम लिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये मंडी के थलौट में ये मिले हैं। पुलिस पे बैंड पे आपने कहा कि पुलिस पे बैंड पे क्या हुआ, पुलिस पे बैंड जहां था अभी भी वही है, कोई समस्या इस पे हल नहीं हुई है। दूसरा, करुणामूलक 200 दिन के करीब होने को है, आंदोलन चला हुआ है। सरकार ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, सरकार की स्थिति पे भी आ जाते हैं। क्लास 4 पदों के लिए छूट दे दी गई है करुणामूलक के लिए, लेकिन जो आश्रित हैं 4,500 परिवार, वो सीधे तौर पे क्लास 3 की भर्ती को लेकर भी अड़े हुए हैं। एनएचएम पे पिछले आप देखिए 2 दिन में बड़ा घटनाक्रम हुआ था, जहां जब उसमें को प्रचारित कर दिया गया कि एनएचएम के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन एनएचएम के कर्मचारी क्योंकि केंद्रीय ग्रांट पे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के साथ सेवाएं दे रहे हैं, रेगुलर नहीं होंगे। ये बड़ी बात है कि इसमें रेगुलर ये कर्मचारियों के नहीं होंगे, लेकिन इनकी जो वेतनमान का मसला है उसको सरकार हल करने जा रही है। और सरकार वेतनमान का मसला जो केंद्र से ग्रांट आती है उसी ग्रांट में से उसको बढ़ा के दिया जाएगा। तो एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए 5,000 से लेके 15,000 तक वेतन वृद्धि होने जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल। और भी वर्ग आप पे हम चर्चा करते रहेंगे। राजेश, लास्ट में हमें बहुत कम बचा है हमारे पास, कर्मचारी नेता बार बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कैमरों के सामने कुछ भी बोला जाता है कि ये तो हो गया। हमें याद होगा पिछली मुलाकात जब कहा था कि बस हो गया जी, और बस हमें बुलाया गया और 2 दिन में मामला हो जाएगा। अभी तक पे मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, तीसरा ऑप्शन नहीं मिल पाया। ऐसी और सी बहुत सी चीजें, कुछ नहीं हुआ। क्या भूमिका पे कहेंगे आप? कर्मचारी खुद थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं नेताओं। बिल्कुल, कर्मचारी नेताओं की भूमिका पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसी चीज इस तरह से कंडक्ट करवाई उसके बाद तालियों का जो माहौल चल पड़ा था, उसको लेकर बड़ा आक्रोश एक तरह से कर्मचारियों में फैल गया था अग्निहोत्री जी। बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि कर्मचारियों को इस तरह की अव्यवस्था का जब शिकार होना पड़ रहा है, तो वही कर्मचारी सीधे तौर पे आप देखिए कह रहे हैं कि 15% की ऑप्शन दे दी। सरकार के एंड पे जाते हैं तो सरकार कहती है कि 15% पे तो हम जा नहीं रहे, हमने जो ऑप्शन दिया उसका तो खुलासा और बहुत सारी चीजें जहां भूमिका पे सवाल उठने जा रहे हैं। पे बैंड पे बोल दिया था कर्मचारी ने, उस दिन बर्फ गिर रही थी, मुझे याद है, मैं डेट मुझे याद नहीं आ रही है। तो सब कुछ कहा था, 2 बड़े कर्मचारी नेता कैमरों के सामने। बिल्कुल। तो राजेश, बहुत से वादे नहीं पूरे हो पाए हैं। तो अब कर्मचारी कैसे इस चीज को लेते हैं आगे देखना होगा।